औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ आईएफआरएस डिस्कस करेंगे। आईएफआरएस के कंपोनेंट से मुराद जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है स्टैंडर्ड का, उसके कितने कंटेंट्स होते हैं, बेसिकली उनमें जो रूल्स होते हैं वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होते हैं, हमने ये डिस्कस करना है। तो एन आईएफआरएस consist of several key components, ठीक है, that provide guidelines, ठीक है, for the preparation and presentation of financial statement. These documents are issued by International Accounting Standard Board and serve as global standard for financial reporting. The main component of IFRS document include objective and scope, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली पर्पस को कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड बनाया क्यों गया है, ठीक है, और इसके स्टैंडर्ड को बनाने का मकसद क्या था, कौन सा ऐसा इशू था जिसको एड्रेस करने के लिए ये स्टैंडर्ड इशू किया गया। स्कोप से मुराद एप्लीकेबिलिटी होती है, ठीक है, कि कौन सी ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, कौन कौन से सिनारियोज के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है और कौन कौन से पे नहीं है, ठीक है। अब कौन कौन से पे नहीं है इसका बताने का मकसद ये होता है कि जब आईएफआरएस को अप्लाई करने के लोग जाते हैं तो देखते हैं कि इस स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी कब से ट्रिगर होती है, ठीक है। और बाज़ औक़ात एक स्टैंडर्ड की जुरिस्डिक्शन में कोई ट्रांजैक्शन आती है लेकिन फिर भी वो एक्सक्लूड हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड इशू हो गया हुआ है, तो फिर दोबारा से उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे करना डुप्लीकेशन क्रिएट करेगा, इसलिए वह एक्सक्लूड कर दिया जाता है। डेफिनेशंस की टर्म्स जो स्टैंडर्ड्स में यूज़ होनी है उनको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, ये डेफिनेशंस में होता है। अब हम इंशाल्लाह जब IS1 IS2 शुरू करेंगे तो मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि डेफिनेशंस को कैसे हैं। हर स्टैंडर्ड में कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, उन टर्म्स को पहले डिफाइन किया जाता है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन का मतलब होता है मेकिंग ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, मेकिंग द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या टू ऐड इन टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो IFRS जो एक्सप्लेन करते हैं वो रिकग्निशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। ये इंशाल्लाह हम अभी अगले ही लेक्चर में एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हम बचपन से अकाउंटिंग पढ़ते हुए आए हैं। तो एलिमेंट्स में जो पहला एलिमेंट है वो एसेट है, लायबिलिटी है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। तो रिकग्निशन क्राइटेरिया बेसिकली एसेट्स या लायबिलिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी दो इसके की कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जब हम इसको रिकग्नाइज करते हैं। प्रोबेबिलिटी जब भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा वर्ड, तो इसका मतलब होता है चांसेस आर मोर देन 50%, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि ये प्रोबेबल आइटम है, ठीक है। और रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स की बात होती है यहाँ पे, ठीक है, ऑफ बेनिफिट्स। अगर एसेट्स हैं तो इनफ्लो के बेनिफिट्स, लायबिलिटी है तो आउटफ्लो के बेनिफिट्स। और रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट की बात होती है, ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट कि उसको किस वैल्यू पे हम मेजर करेंगे, उसकी रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट वैल्यू। तो अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो हम रिकग्निशन कर लेते हैं उस आइटम की, ठीक है। और कुछ सिचुएशंस डिफाइन की जाती हैं स्टैंडर्ड के अंदर जो रिकग्निशन क्राइटेरिया को डिफाइन करती हैं, ठीक है जी, ओके। मज़ीद कुछ बातें हैं इंशाल्लाह इस कॉन्टेक्स्ट में, मैं जैसे मुझे कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे आया, ज़िमनन बात हुई तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन रिकग्निशन क्राइटेरिया जो होता है वो डिफाइन होता है। अच्छा, अब
रिकग्निशन भी दो तरह की होती है, एक इनिशियल रिकग्निशन होती है और एक सबसीक्वेंट होती है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। यहीं पे हम थोड़ा सा इसको क्लैरिटी ले लेते हैं। रिकग्निशन भी दो तरह की होती है, एक इनिशियल रिकग्निशन होती है और एक सबसीक्वेंट होती है। इनिशियल से मुराद जब पहली दफ़ा एक एसेट या लायबिलिटी बुक्स का पार्ट बन रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उस वक्त ज़रा डिफरेंट सिचुएशन होती है, क्योंकि उससे पहले तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ना। लेकिन सबसीक्वेंट से मुराद ये कि जब वो पार्ट बन जाते हैं तो उसके साथ अब क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके साथ अब क्या अकाउंटिंग इश्यूज डेवलप किए जाएंगे, ठीक है, लेटर ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि जब आप एक एसेट को परचेज करते हैं तो अब फर्स्ट टाइम वो एसेट बुक का पार्ट बनने जा रहा है, तो वो इनिशियल रिकग्निशन के रूल्स इस पर अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन जब वो एसेट एक दफ़ा बुक्स का पार्ट बन जाएगा तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, ठीक है, तो ये बेसिकली सबसीक्वेंट मेजरमेंट या सबसीक्वेंट रिकग्निशन क्राइटेरिया है। इसमें बेसिकली इसको हम यहाँ पे मेजरमेंट के अंदर भी अगर डिस्कस कर लें तो ये भी ठीक होगा कि बेसिकली इनिशियली वो किस तरह मेजर होगा और सब्सीक्वेंटली वो किस तरह मेजर होगा, अगर इसको इस तरीके से देख लें, ठीक है। ये मैंने बात आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। तो मेजरमेंट मतलब होता है कि किस तरीके से उसकी वैल्यू, डिटर्मिनिंग दी वैल्यू, मेजरमेंट मीन्स डिटर्मिनिंग दी वैल्यू, और वो इनिशियल भी होगा और सब्सीक्वेंट भी होगा, ठीक है। ये बात भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन बेसिकली ये दो वर्ड्स हैं। प्रेजेंटेशन कहते हैं, प्रेजेंटेशन मीन्स के ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और डिस्क्लोजर होते हैं कि उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन कहते हैं ये फेस के ऊपर कहाँ पे होगा, अगर वो इन्वेंट्री है तो वो करंट है, नॉन करंट है, किस सेक्शन में, किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट होगा। और डिस्क्लोज से मुराद के उसके अंदर फर्दर नोट्स या डिटेल्स वगैरह क्या हैं। क्विक एग्जांपल आपके सामने मैं देता हूँ कि अगर आपने कोई प्लांट एसेट परचेज किया है तो वो नॉन करंट एसेट में रिपोर्ट होगा, ठीक है, कोई लैंड बिल्डिंग परचेज की है और उसके नोट्स में या डिस्क्लोजर में आप बताएंगे कि ये हमने बैंक से लोन लेके परचेज़ की है, ये किसी लोन के अगेंस्ट मॉर्गेज की हुई है, इसकी यूज़फुल लाइफ इतनी है, इसकी रेजिडुअल वैल्यू इतनी है, इसके अगेंस्ट हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे वगैरह वगैरह, ये उसके डिस्क्लोजर्स हैं। ट्रांजिशन प्रोविज़न बेसिकली जब आप एक न्यू स्टैंडर्ड इशू करते हैं तो उस स्टैंडर्ड पिछले स्टैंडर्ड से नए स्टैंडर्ड में मूव करने की क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रोसीजर है, वो हम इस स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में अपेंडिसेस एंड इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम एप्लीकेशन को इंश्योर करने के लिए वो डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड के अंदर कि जी अब ये टेक्निकली इस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। एक सिचुएशन को क्रिएट करके यूज़र को गाइड किया जाता है कि इस तरीके से अप्लाई होगा। इसके बाद IFRS के अंदर बेसिस ऑफ कंक्लूजन भी लिखा जाता है, ठीक है, कि ये जो स्टैंडर्ड था, ये स्टैंडर्ड इसके बेसिस ऑफ कंक्लूजन ये है कि जब हमने इसको इशू किया तो उसके रीज़न क्या थे, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से हमने ये स्टैंडर्ड इशू किया वगैरह वगैरह। बेसिस ऑफ कंक्लूजन भी साथ में उसके अटैच किए जाते हैं, ठीक है। और अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स भी बाज़ औक़ात कहा जाता है। ये कुछ इश्यूज हैं जो उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन के अंदर बेसिकली हम फर्दर कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी ये स्टैंडर्ड जो है वो स्पेसिफिक इसकी इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, किस किस सिचुएशन में ये कैसे कैसे अप्लाई होगा और वो इसके क्या इश्यूज हैं। केस स्टडीज़ कुछ इसकी फर्दर देखिए ये क्यों बताई जाती हैं, इसलिए बताई जाती हैं कि ताकि जब स्टैंडर्ड अप्लाई करने के लिए जाएं तो जिस मकसद के लिए या जिस अंदाज से उसको अप्लाई होना चाहिए था उसी अंदाज से लोग अप्लाई करें, ठीक है। ये इंश्योर करते हैं IASB का ये भी इंश्योरेंस। तो ये बेसिकली हमने आज के लेक्चर में ये डिस्कस किया कि जो कंपोनेंट्स ऑफ IFRS डॉक्यूमेंट वो कितने होते हैं। इसके बाद कुछ फर्दर चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।